कहानी कुर्सी की में अब बात असम की, जहां चुनाव में भले ही अभी वक्त है लेकिन सियासी पारा वहां भी से हाई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हेमंता ने गोगोई और ब्रिटिश मूल की उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न को लेकर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने गौरव गोगोई की नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित की मुलाकात और इस मुलाकात के बाद लोकसभा में पूछे गए सवालों पर संदेह जताया था। अब पूरी पार्टी ने इस मुद्दे को हवा दे दी है। बीजेपी ने यहां तक आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस का संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआईएस से है, साथ ही चीन से उसका अघोषित समझौता है। इस विवाद को समझने के लिए आपके लिए जानना जरूरी है कि गौरव गोगोई ने 2013 में एलिजाबेथ कोलबर्न से शादी की। कांग्रेस ने उन्हें 2014 में लोकसभा चुनाव का टिकट दिया और वो सांसद बने। इसके अगले साल उन्होंने अपने स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ के 40 से 50 लोगों के साथ नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में अब्दुल बासित से मुलाकात की, लेकिन गोगोई उस समय संसद की विदेशी मामलों की समिति के सदस्य नहीं थे। उन्होंने ना तो इस यात्रा की जानकारी किसी को दी और ना ही किसी से इसकी इजाजत ली। वो ऐसा समय था जब भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग पर भारत ने अंदरूनी मामलों में दखल देने का आरोप लगाया था। ऐसे में बीजेपी को हमलावर होने का मौका मिल गया है। गौरव गोगोई सवालों के घेरे में है। बीजेपी अब इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बता रही है, लेकिन सवाल है कि गौरव गोगोई ने जो सोशल मीडिया पोस्ट पर लीगल एक्शन लेने की बात कही है, क्या वो काफी है? इस पूरे विवाद पर रजत जी का क्या कहना है, वो आपको भी सुनना चाहिए और पूरी कांग्रेस पार्टी को भी। किसी नेता की वाइफ फॉरेनर हो ये तो कोई गुनाह नहीं है। अगर गौरव गोगोई की वाइफ शादी से पहले तौकीर शेख के साथ काम करती थी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल यह है, क्या वाकई में शादी के 8 साल बाद भी गौरव गोगोई की वाइफ ब्रिटिश सिटीजन बनी हुई है? क्या उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली है? गौरव गोगोई ने पाकिस्तान हाई कमीशन से जुड़े सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? यह तर्क काफी नहीं है कि सरकार ने पिछले 10 साल में एक्शन क्यों नहीं लिया। ना ही इस बात में कोई दम है कि असम में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए गौरव गोगोई पर हमला किया जा रहा है। जब इलेक्शन होते हैं तो सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जिनका दामन पाक साफ होता है वो तुरंत आकर जवाब देते हैं, और गौरव गोगोई को यही करना चाहिए। अभी देखिए, गौरव गोगोई सार्वजनिक तौर पर तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ जरूर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर दिया है और कहा है कि हम लीगल एक्शन लेंगे क्योंकि मेरी फैमिली को डिफेम करने की कोशिश की गई है। एक्सट्रीम लेवल पर बीजेपी पहुंच गई है और मेरी फैमिली को इस राजनीति में घसीटा जा रहा है। लेकिन क्या ये पोस्ट देवेंद्र सिर्फ काफी है कर देना? इसमें 2-3 चीजें हैं जो बीजेपी आरोप लगा रही है। उसके पीछे की चीजों को देखें, जो कि सबसे ज्यादा हैरानी भरा आरोप ये है कि 2014 का जिक्र किया था हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ट्वीट में कि 2014 में जो हुआ था वो क्या हुआ था, इसके बारे में उन्होंने खुलासा नहीं किया है। लेकिन जब हमने पड़ताल की कि आखिर किस बारे में वो कह रहे हैं, तो उनका ये मानना है कि 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब असम में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई थी, हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में ही थे, तो वहाँ पर उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस आला कमान को ये मैसेज दिया कि अगर गोगोई को नहीं बदला गया तो फिर अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी की हालत ख़राब हो जाएगी। और बाकायदा उसके बाद कांग्रेस के 3 पर्यवेक्षक भी गए थे असम में, और बताया जा रहा था, कम से कम अभी ये दावा किया जा रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा, और उस समय ये बात कही गई थी कि 45 से 50 विधायक ऐसे थे जो कि हेमंत बिस्वा शर्मा के सपोर्ट में थे। बावजूद इसके तब तरुण गोगोई को वहाँ पे बदला नहीं गया था। तो उस तरफ वो इशारा कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा कि ये भी उसी वजह से हुआ था कि गौरव गोगोई की जो पत्नी है उनकी जो नेटवर्किंग है, उस नेटवर्किंग ने बचा लिया, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। उसी मंशा से उन्होंने 2014 का जिक्र किया था। और दूसरी चीज़, अगर गौरव गोगोई की पत्नी की बात करें तो, क्योंकि हालांकि अभी ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट में काम करती है, लेकिन इसके पहले जब वो काम कर रही थी इन्वायरमेंट नॉलेज डेवलपमेंट नेटवर्क, तो उसका एक इन्वायरमेंट पॉलिसी एक दूसरी संस्थान है, उन दोनों के साथ गठजोड़ था, और उसको जॉर्ज सोरोस की कंपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने पैसे दिए थे। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर काम करते हुए वो बहुत समय तक पाकिस्तान में स्टेशन भी रही थी, और तभी तौकीर शेख जो कि योजना आयोग में पाकिस्तान में सलाहकार है, आईएसआई के व्यक्ति हैं, उनके साथ उनका संपर्क रहा था। तो इन सारे आरोपों को जोड़ते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने हवा दिया, और समझा जा सकता है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा की पॉलिटिक्स और वहाँ बीजेपी की पॉलिटिक्स तो आप देख ही रही हैं कि किस प्रकार से रहता है, तो उसी को और ज़्यादा चटक करने के लिए इन सारी चीज़ों को सामने लाया गया है। लेकिन कई सारे तथ्य ऐसे हैं, जैसा कि आपने कहा, कि उसको सिर्फ ट्वीट के मार्फत उतना कह देने भर से कम लोग संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मुझे ये जानकारी दी गई थी
कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये जो कहा, बीजेपी का हर कार्यकर्ता इस एकदम बूथ लेवल तक इस नैरेटिव को लेके जाने वाला है और वहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए पॉलिटिकली तो समस्या हो सकती है। देखिए कैसा राज्य है रजत जी जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। दिल्ली में आप चुनाव नहीं लड़ पाए, अब बिहार में आप आरजेडी के साथ चुनाव मिलकर लड़ेंगे, वहां टीएमसी आपको पहले ही बेदखल करे। एक असम तो ऐसा कम से कम नजर आता है ना, जब फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की होगी और कांग्रेस के पास बहुत सारा मौका है। ऐसे में क्या ये आपको बैकफुट पर ला सकता है मुद्दा? देखिए, मैं असम की राजनीति को मैंने थोड़ा सा बारीकी से पढ़ा है, समझा है। इस चुनाव में आते आते एआईयूडीएफ जो एक तीसरा मोर्चा होता था जिसमें कि सारे माइनॉरिटी वोट स्प्लिट होते थे कांग्रेस और एआईयूडीएफ में, वो एआईयूडीएफ पार्टी लगभग खत्म होने की कगार पर आ गई है। और 30% बंगाल में अगर माइनॉरिटी वोट है तो माइनॉरिटी वोट असम में 40% है। जिस स्टेट में 40% माइनॉरिटी वोट हो वहां पर कांग्रेस के लिए एक नेचुरल ग्राउंड बन जाता है कि वहां पे वो शुरुआत करके उसको 5-10% वोट चाहिए जिसके बेसिस पर वो आगे बढ़ सकती है। इनको जब तक हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पे अटैक नहीं करेगी तब तक नैरेटिव सेट कर पाना आने वाले चुनावों में मुश्किल होगा। और इस बार के लोकसभा चुनाव में 24 में एक नया फिनोमिना देखने को मिला कि माइनॉरिटी वोट, जिसको बांग्लादेशी मुसलमान वोट भी बोलते हैं, वो उसने अहोम के साथ हाथ में हाथ मिला के वोट किया कांग्रेस के फेवर में। बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी और इसका एक फायदा होता हुआ कांग्रेस को भी नजर आ रहा था। उनको ये लगा कि एक जमीन तैयार हो रही है असम में कमबैक करने की, और मुझे लगता है बीजेपी ये होने नहीं देना चाहेगी। कोशिश करेगी कि एआईयूडीएफ या ओवैसी आकर माइनॉरिटी वोट को जरूर डिवाइड करते रहे और बीजेपी अपना एक फर्म फुटिंग अपर असम में बनाती रहे। अपर असम से ही आते हैं गौरव गोगोई। गौरव गोगोई को जब तक आप चैलेंज नहीं करेंगे और घर घर तक ये मैसेज नहीं पहुंचाएंगे कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, देश हित में नहीं किया, तब तक वो मैसेज बीजेपी बदल नहीं पाएगी ग्राउंड पे। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक चीज और बोली कि जो राजनयिक होते हैं, जो एम्बेसडर होते हैं, वो अगर विदेशी मूल की किसी भी महिला से शादी करना चाहे या पुरुष से शादी करना चाहें, उनको बकायदा परमिशन लेनी पड़ती है एमईए की। बिना परमिशन के आप शादी भी नहीं कर सकते। यहां पर एक ऐसा वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी का जिसने न सिर्फ शादी करी, वो महत्वपूर्ण कमिटीज का भी मेंबर है और उसमें भी अभी सिटीजनशिप, स्पाउस की सिटीजनशिप अभी भी बाहर देश की है। उन्होंने बोला है कि ये कानून बनना चाहिए और वो पूरी कोशिश करेंगे कि बीजेपी के अंदर भी एक प्राइवेट मेंबर टेबल किया जा सके बिल पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें स्पाउसेस के ऊपर मैंडेट हो कि आपको भारत की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी अगर आप शादी करना चाहते हैं किसी एस्टैब्लिश पॉलिटिशियन के साथ। देखिए, जितने चुनावी राज्य हैं वहां पर बीजेपी कोई ना कोई मुद्दा लेकर आ रही है और अभी से बीजेपी की जो नजर है वो ना सिर्फ उन स्टेज पर है जहां बीजेपी के लिए मुश्किल है, बल्कि जो कमियां 2024 के लोकसभा चुनावों में रह गई उन कमियों को भी बीजेपी दुरुस्त कर रही है। इसलिए नई पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, ऐसी भी चर्चाएं की जा रही है। देखिए, 4 जून के नतीजों के बाद जब विपक्ष ये दावा कर रहा था कि अब बीजेपी कमजोर हो गई है, प्रधानमंत्री मोदी की ब्रांड वैल्यू खत्म हो गई है, तो शायद उस वक्त विपक्ष को यह अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि 4 जून के नतीजों के बाद मोदी कितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद 3 बड़े चुनाव हुए, हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली। तीनों जगहों पर बीजेपी ने ताबड़तोड़ पारी खेली। हरियाणा में हैट्रिक लगाई, महाराष्ट्र में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की और दिल्ली में वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। देश में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली आम आदमी पार्टी को ही रोक दिया। दिल्ली में बीजेपी को डबल बूस्टर डोज हासिल हुआ, जिसका फायदा उसे आने वाले विधानसभा चुनावों में कितना और कैसे होगा, इस पर तो हमने चर्चा की। लेकिन यह रोड मैप 2029 तक जाता है। कई सर्वे एजेंसियों का दावा है कि 2029 में भी मोदी ही आएंगे और कांग्रेस की सीटें एक बार फिर 2014 और 2019 वाली स्थिति में आ सकती हैं। तो सवाल यह है कि बीजेपी के मौजूदा स्ट्राइक रेट के हिसाब से 2029 में कितना वोट शेयर बढ़ेगा, कितनी सीटें बढ़ेंगी और कांग्रेस को कहां कितना नुकसान होता दिख रहा है, ये अभी से चर्चा का विषय बनने लगा है। क्योंकि एक के बाद एक 3 बड़े स्टेट्स को जीतने के बाद बीजेपी ने तो कम से कम ये साफ कर दिया है कि बीजेपी की रणनीति क्या है और बीजेपी कैसे अपने कमियों पर काम कर रही है। तो क्या ये एक ट्रेलर तौर पर समीर जी देखा जाए, अगर सर्वेज इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अभी जो 99 सीट पर बीजेपी कांग्रेस ने अपनी जीत का जश्न मनाया था, उसमें भी अब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है? देखिए, निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
भारतीय जनता पार्टी नाम से लड़ती है और पूरे देश के सबसे लोकप्रिय नेता और सबसे सर्वस्वीकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो 2029 की अगर बात करें तो अभी तो प्रधानमंत्री मोदी को तो 2024 में झटका लगा था कि 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ गई थी और ये उस समय कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 303 से ज़्यादा निकलेगी और भारतीय जनता पार्टी ने भी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि अब की बार 400 पार। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार महाराष्ट्र में चुनाव में लीड लिया, हरियाणा में हैट्रिक बनाई, हालांकि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया लेकिन वहाँ अब्दुल्ला ने सरकार बनाई है। मुझे लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी वापस ट्रैक पर आ गई और अभी तो बिहार का चुनाव है, इस साल बिहार है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर बंगाल है, कई मतलब अगले 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले 21 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग करिश्मा है जिस तरीके से वो निर्णय लेते हैं। कहीं उनके अगर आप देखेंगे 2024 के बाद जब उनकी सरकार बनकर 8 महीने होने को आए, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि गठबंधन की सरकार है। यहाँ नीतीश कुमार का दबाव चल रहा है, चंद्रबाबू नायडू का दबाव चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी को अपने सहयोगी दलों के दबाव में कई निर्णय रोकने पड़ रहे हैं। आप देखिए वक्फ जैसा बिल जिसपे चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार का लग रहा था कि समर्थन नहीं होगा, वो खुलकर समर्थन दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने सारे एजेंडों पे आगे बढ़ रही है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का तरीका है, जनता का उनके ऊपर भरोसा है और मोदी इस बात को जानते हैं कि भाई 2029 का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और मुझे लग रहा है चौथी बार प्रधानमंत्री मोदी उस समय बागडोर संभालेंगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि मोदी के दम पे कब तक, मतलब मोदी अकेले ही है जो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर जा रहा है और निश्चित रूप से 2029 के चुनाव के लिए पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और यह जितनी जीत हो रही है, खासतौर से दिल्ली में जिस तरीके से जीत हुई है विधानसभा चुनाव में, हालांकि लोकसभा की सीटें तो भारतीय जनता पार्टी दोनों लोकसभा में सारी सीटें सातों दिल्ली में जीती है, लेकिन इसका मैसेज बहुत जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जो इतने बड़े कटु आलोचक थे प्रधानमंत्री मोदी के, वहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत की। उत्तर प्रदेश में जब जीत करेगी तो अखिलेश यादव कमजोर होंगे। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को फिलहाल कोई चुनौती नहीं है। 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और राहुल गांधी जिस तरीके से जो नैरेटिव सेट करके 99 सीटों पर आ गए थे, वो नैरेटिव तो महाराष्ट्र चुनाव में ही ध्वस्त हो गया है और राहुल गांधी जिस राजनीति कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि बहुत लंबे समय तक को तो भी राहुल गांधी छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। और क्या यही बड़ी वजह है अमिताभ जी, जो ग्राफ हमें अभी दिख रहा है, चाहे हम राज्यों के इलेक्शंस को ही क्यों ना बात कर लें, उस ग्राफ में मोदी कहीं बहुत आगे खड़े हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी बहुत पीछे छूट गए हैं। संविधान वाला मुद्दा आपका काम कर गया अगर लोकसभा चुनाव में, तो जरूरी नहीं कि हर वक्त वही मुद्दा काम करेगा, जरूरी नहीं हर वक्त जातियों वाला जो आपका फॉर्मूला है, आरक्षण मांगेंगे हर जगह, वही आपका काम करेगा। देखिए क्लियरली जो ऑपोजिशन के पास मोमेंटम था लोकसभा चुनाव के बाद, वो कहीं ना कहीं लूज कर गई है क्योंकि भाजपा ने एक हैट्रिक सॉर्ट ऑफ स्कोर किया है और इन तीनों राज्यों में भाजपा बैकफुट पर थी। हरियाणा, महाराष्ट्र या दिल्ली, ऐसा बिल्कुल ही प्रतीत नहीं था या ओपिनियन पोल्स वगैरह भी नहीं दिखा रहे थे शुरू में कि भाजपा इन तीनों राज्यों में जीत सकती है। तो 2029 का तो चुनाव अभी टाइम है, 4 साल बहुत है पॉलिटिक्स में, लेकिन कुछ सर्वेज जरूर आए हैं जो कहते हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो एनडीए को 340 से 350 सीटें आ सकती हैं। उसका कारण काफ़ी क्लियर है क्योंकि पिछली बार 2024 में 3 राज्यों में मेजरली भाजपा को लॉसेस हुए थे, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी। तो हरियाणा में भाजपा अभी जीत करके आई। महाराष्ट्र जहां उनको 24 सीटों का नुकसान हुआ था, वहां पर भाजपा ने 3/4 मेजॉरिटी से चुनाव जीता है। और इन दोनों जीतों का मोमेंटम, और इसमें दिल्ली भी ऐड कर ले, इन तीनों जीतों का जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं यूपी के लोकसभा चुनाव में भी जब भी होगा तो उस पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो सर्वे एजेंसीज कह रही हैं कि 290-300 पे भाजपा पहुंच जाएगी और 40-50 सीटें अलाइज जीत जाएंगी, तो 350 के करीब भाजपा पहुंच सकती है। आज चुनाव होता है तो मोमेंटम बीजेपी के साथ है। अब 4 साल बहुत होता है, क्या कांग्रेस पार्टी जैसा आप कह रही हैं कि अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाती है कि नहीं? स्ट्रैटेजी पे बहुत रिजिड है कांग्रेस पार्टी, जबकि बीजेपी ने हार के बाद आप देखिए हर चुनाव में अलग स्ट्रैटेजी अपनाई है, हर चुनाव में अलग स्ट्रैटेजी रही है। वही शायद बीजेपी की खासियत और स्ट्रेंथ है कि वो लॉस के बाद उसने जो टेक अवेज सही लिए और अपनी गति और शक्ति को धीरे धीरे बदला है। वही जो रिस्क फैक्टर की बात होती है देवेंद्र, वही फैक्टर बीजेपी के लिए कामगार साबित हो रहा है। बिल्कुल, जैसे लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ था वो तात्कालिक कारण की वजह से था, तात्कालिक नैरेटिव अगेंस्ट जा रहा था, अन्यथा कोई स्ट्रक्चरल लॉस नहीं था। और जो अपोजिशन का गेन था वो भी कोई स्ट्रक्चरल गेन नहीं था कि कोई ढांचा आपने खड़ा कर दिया और वो ढांचा काम करने लगा जिसके चलते आपकी सीटें बढ़ने लगी, बीजेपी घटने लगी, ऐसा तो नहीं हुआ था ना। वो सिर्फ आरक्षण को लेकर एक शिगुफा छेड़ा गया और भ्रम फैलाया गया, तो हमेशा नहीं कंटिन्यू हो सकता था। दूसरी चीज़ की जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं
वो मोमेंटम के साथ जाना पसंद करते हैं। और इसमें बीजेपी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव व लोकसभा चुनाव के बाद 4 में से 3 में जीत हासिल करना, और जैसा कि बताया अमिताभ जी ने कि वाकई इन तीनों राज्यों में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था बीजेपी के लिहाज से। हरियाणा में तो बीजेपी का कोई नेता मिला ही नहीं था चुनाव के बाद भी जो ये कह रहा हो कि हाँ हमारी सरकार बन रही है। महाराष्ट्र वैसे ही डिफिकल्ट था, दिल्ली डिफिकल्ट था ही। तो उस कंडीशन में एक मोमेंटम बीजेपी ने हासिल किया। उसका पहला सबूत आपको नजर आया पार्लियामेंट में। जैसे आप 240 के बाद जो पहला सेशन हुआ था, उस समय अपोजिशन की जो गर्मी थी, जो तीखापन था, जो तेवर था, अब के इस बार वाले सेशन में आप देखें तो वो बड़ा एक फायदा हो जाता है कि जब आप इस तरह की जीत हासिल करते हैं राज्यों में, तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी नैरेटिव गढ़ा जाता है। हालांकि क्योंकि बहुत समय अभी के माहौल में निश्चित तौर पे अगर आज के डेट में चुनाव कराया जाए तो चाहे यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, बीजेपी अपने सारे नुकसान को न सिर्फ भरती हुई नजर आएगी बल्कि पिछली बार की जीत में जो गैप भी आपको कम दिखा था, जैसे बिहार की सीट के ही उदाहरण दे रहे हैं, दिल्ली की 7 सीट भले ही बीजेपी ने जीती, गैप मार्जिन बहुत कम था जीत का, वो भी बड़ा हुआ नजर आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभी देवेंद्र और अमिताभ जी, समीर जी और रजत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।